नमस्कार, आदाब, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं छात्रों? उम्मीद करते हैं कि एकदम स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। छात्रों, पिछले क्लास में हम लोग सैयद वंश वाले टॉपिक पर बात कर रहे थे। आज हम लोग उसी से आगे बढ़ते हुए सैयद वंश को कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग लोदी वंश में प्रवेश कर जाएंगे। इससे पहले आप सभी तमाम छात्रों को मैं अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा जीएस क्लासेस में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे जो भी भाई बंधु, जो भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह प्लेटफॉर्म जो है अति लाभकारी सिद्ध होगा। मैं ऐसा अपना उम्मीद जताता हूं, ताकि मुझे अपने आप पर यह पूर्ण विश्वास है कि मैं जो भरोसे के साथ आप लोगों के बीच उतरा हूं, उस भरोसा को मैं टूटने नहीं दूंगा। किसी भी हालत में मैं आपको जो है, कोई भी आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित जीके जीएस का कोई भी प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी आपको बेहतरीन रूप से यहाँ मिलेगी। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात आपसे मैं यह विनती के रूप में कहता हूँ कि भाई मेरे, प्लीज एंड प्लीज आपको थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखना है। जो भी बात मैं यहाँ से करता हूँ, उन बातों को थोड़ा सा समझने का आप कोशिश कीजिए। आपका कंसेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, इतना मैं उम्मीद आपको दिलाता हूँ। रहा बात आपको नोट्स बनाने का, बहुत सारे छात्रों ने पिछले कुछ दिनों में हमको लगातार कमेंट या मैसेज किया कि सर नोट्स को कैसे हम लोग बनाएं। नोट्स बनाना जो है हम लोग को जो है समझ में नहीं आता है कि नोट्स को कैसे बनाएं। देखिए, हम आपसे एक बात कह दें कि जब भी मैं मान के चलिए कि कोई लेक्चर आपको यहाँ से प्रोवाइड करता हूँ, या जैसे ही मैं मान लीजिए कोई भी टॉपिक को उठाता हूँ, तो आपको नोट्स बनाने का यदि मन है तो आप ऑटोमेटिक, मैं जब पढ़ाने के बाद मैं ऑटोमेटिक जो है बोर्ड से थोड़ा सा किनारे हो जाऊंगा। आप क्या कीजिएगा कि उसी समय आप अपने मोबाइल से जो है उस सारे पढ़े हुए कंटेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। या आप यदि नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं, यदि आपको कॉपी में इन सभी बातों को नोट नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखकर आप लेक्चर को आसानी से देखिए और उस लेक्चर को समझने का कोशिश कीजिए। और आप एक दूसरे से, अभी तो हम इतिहास के सीरीज पर बात कर रहे हैं, आगे हम लोग फिर सिस्टमेटिक, आपको मैं बताया भी था कि यहाँ पर हर सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराई जाएगी। ये नहीं कि केवल हिस्ट्री ही पढ़ाया जा रहा है, आपको यहाँ पे भूगोल भी पढ़ाया जाएगा, आपको यहाँ राजनीति पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाया जाएगा, आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र भी पढ़ाया जाएगा, और साइंस का तीनों पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी पढ़ाया जाएगा। साथ में करंट अफेयर्स की भी क्लास आपको यहाँ से मिलते रहेगी। इसके साथ मैं कल भी आपको यह अनाउंस किया था कि मेरे इस प्लेटफॉर्म गुरु मंत्रा जीएस क्लासेस पर आपको रविवार से, मतलब अगले रविवार से आपको मेरा एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है प्रत्येक रविवार 10 का दम आर मिश्रा के संग। मेरे साथ जो है वो प्रोग्राम में आप भाग लीजिए। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है वह। उसमें जो है आपको हर तरह के क्वेश्चन से आपको जो है रूबरू कराया जाएगा। हर प्रकार के जो भी परीक्षा में प्रश्न आपको पूछा जाता है वह आपको महत्वपूर्ण है या नहीं है, इससे यहाँ पे कोई लेना देना है। लेकिन हाँ, लगातार यह कोशिश रहती है कि आपको उन प्रश्नों का सीरीज जो है कराया जाए जिससे आपको किसी भी एग्जाम में लाभ मिले। तो इस बात को भी थोड़ी सी याद रखिएगा। हम चलिए इसी बात से आगे हम बात करें। आज सैयद वंश को हम लोग खत्म करते हैं और फिर हम लोग लोधी वंश में एंट्री करेंगे। हालांकि दिल्ली सल्तनत हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, देन हम उसके बाद जो है मुगल वंश में फिर प्रारंभ करेंगे। बाबर के बाद हम सारे मुगलों का इतिहास को बेसिक एकदम क्लियर रूप से जानेंगे। एक बात और कहिएगा कि एक बात क्या है, तो एक बात भाई मेरे यही है कि आप सभी जो भी तमाम छात्र हमको देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई मेरे, यदि मेरा पढ़ाई आपको समझ में आता है, कहीं से अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लीज एंड प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और अपने दोस्त यार फ्रेंड के पास उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जिनको जीके जीएस पढ़ने की आवश्यकता है, जिनको एक बेसिक कंसेप्ट चाहिए, जीके जीएस को डिटेल्स में पढ़ने का मन है, उन लोगों के पास आप अधिक से अधिक इस मेरे चैनल के लिंक को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो इससे देखकर कुछ हो सके तो उनका भी नैया पार लग जाए। यही बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ। हम थोड़ी सी बात करते हैं सैयद वंश पे। बात को समझिएगा, सैयद वंश पे हम बात करने वाले हैं और हमने कल सैयद वंश के 2 शासकों पर भी बात किया था। यहां पर आपको बता दें कि सैयद वंश के 2 शासक पर हम लोग कल बात किए थे। पहला शासक या संस्थापक, आपसे कई प्रश्न पूछा जाए कि सैयद वंश के संस्थापक कौन है, तो आपको एकदम क्लियर रहना है कि सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे।
सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे। तो हम लोग खिज्र खां पर बात किए थे। उसके बाद खिज्र खां के लड़का जिनका नाम मुबारक शाह था, उन पर भी बात किए थे। आगे हम लोग बात करते हैं जब मुबारक शाह की हत्या, अब थोड़ी सी कहानी को समझिएगा। मुबारक शाह की हत्या मैंने बताया था एक षड्यंत्र के तहत कर दिया गया। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मुबारक शाह की हत्या जो है एक षड्यंत्र के तहत किया गया, और षड्यंत्र आपको मैं कल बताया था कि किस तरह से षड्यंत्र उनको रचा गया था मारने के लिए। सॉरी, अगर मैं कहूं कि मुबारक शाह जो है उसको षड्यंत्र के तहत मारा गया, और दिल्ली का अगला सुल्तान या दिल्ली का अगला शासक जो बनते हैं उनका नाम मोहम्मद शाह था। उनका नाम क्या था? मोहम्मद शाह था। और आपको मैं यह बताया भी था कल, चलते चलते लास्ट आप वीडियो को देखिएगा, लास्ट में मैंने यह बात बताया था कि मोहम्मद शाह जो थे वह मुबारक शाह के दत्तक पुत्र थे। मोहम्मद शाह जो थे वह मुबारक शाह के कैसे पुत्र थे? दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र का मतलब होता है कि उनके भाई के लड़का थे। मोहम्मद शाह मुबारक शाह के भाई के क्या थे? लड़का थे। और मुबारक शाह का भाई का नाम, थोड़ा सा बात को समझिएगा, मुबारक शाह के भाई का नाम मुबारक शाह, मुबारक शाह के भाई का जो नाम था वह फरीद खान था। मुबारक शाह के भाई का जो नाम था वह क्या था? फरीद खान था। यहां पर आपको यह नाम याद रखना है। मुबारक शाह के भाई का नाम क्या था? फरीद खान था। और इसी फरीद खान के पुत्र थे मोहम्मद शाह। इसी फरीद खान के पुत्र कौन थे? तो मोहम्मद शाह थे। अब आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। सुनिएगा, एक बात और याद रखिएगा, यहां फरीद खां या फरीद खान जो मैंने नाम लिखा है, अर्थात मुबारक शाह के यह भाई थे फरीद खां। आपको यह फरीद खां एक और जगह मिलता है। जब आप शेर शाह सूरी को पढ़िएगा, अफगान वंश शेर शाह सूरी टॉपिक को जो आप पढ़िएगा, तो उसमें यह बात स्पष्ट किया गया है कि शेर शाह सूरी के पिता का नाम फरीद खां था। फरीद खां, शेर शाह सूरी का बचपन का नाम, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, बोलते बोलते जो है हम लोग थोड़ा सा जो है बहुत आगे चल जाते हैं, इसके लिए आपसे सॉरी। फरीद खां शेर शाह सूरी का बचपन का नाम था। तो ये भी बात याद रखिएगा कि शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। हमने कहा कि फरीद खां के पुत्र कौन थे भाई? तो मोहम्मद शाह थे। और यह भी बात कहा कि मुबारक शाह के कैसे पुत्र थे? तो दत्तक पुत्र थे। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग मोहम्मद शाह से क्या प्रश्न बनता है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा मोहम्मद शाह से क्या प्रश्न पूछा जाता है। मोहम्मद शाह से क्या प्रश्न बनता है उस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। इनका टाइम पीरियड भी याद रखना है, 1434 से लगाकर 1445 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा है। देखिए, ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली सल्तनत के अधीन सैयद वंश का यह जो व्यक्ति है मोहम्मद शाह, यह सबसे दुर्बल एवं अयोग्य शासक है। बात को ध्यान से समझिएगा। सैयद वंश का यह जो शासक आप देख रहे हैं मोहम्मद शाह को, यह ऐसा बताया जाता है कि यह सबसे अयोग्य, महाआयोग कहिए, और सबसे दुर्बल एवं कमजोर शासक था। और इसके शासनकाल को संभालते ही जैसे इसने दिल्ली की सत्ता को संभाला, उसी दौरान दिल्ली का पतन होना प्रारंभ हो गया। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। दिल्ली की सत्ता को जैसे यह संभालता है, उसी समय से दिल्ली का क्या होने लगा? पतन प्रारंभ होने लगा, अर्थात दिल्ली का जो है कहानी खत्म होने लगा। अब एक बात और समझिएगा, मोहम्मद शाह को सुल्तान या शासक किसने बनाया? तो मोहम्मद शाह को सुल्तान या शासक जो बनाया था उसका नाम था सरवर उल मुल्क। सरवर उल मुल्क, देखिएगा सरवर उल मुल्क, मैंने आपसे पिछले क्लास में जिक्र भी किया होगा कि यह सरवर उल मुल्क कौन थे। भाई मेरे, मैंने यह बात आपसे बताया था कि जब मुबारक शाह मुबारकाबाद नगर का निरीक्षण करने गया था, जब मुबारक शाह मुबारकाबाद नगर का निरीक्षण कर रहा था, उसी दरमियान मुबारक शाह का वजीर जिसका नाम सरवर उल मुल्क था, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, मुबारक शाह का वजीर जिसका नाम क्या था? सरवर उल मुल्क था। इसने अपने एक सहायक सेनापति जिसका नाम क्या था? तो सिद्धपाल था। कल के लेक्चर में हम लोग बात किए होंगे। इसका एक सहायक सेनापति था जिसका नाम क्या था? सिद्धपाल था। उसी सिद्धपाल से यह क्या करता है? सरवर उल मुल्क मुबारक शाह की हत्या करवा देता है मुबारकाबाद में। यहां तक बात समझ में आई होगी। और यह षड्यंत्र किसने रचा था?
तो टोटल षड्यंत्र जो रचा था वह कौन रचा था? सरवर उल मुल्क ने रचा था। दिल्ली के अमीर जो तुर्क जनता थे उनसे मिलकर यह षड्यंत्र सरवर उल मुल्क रखा था। तो यहाँ कंसेप्ट क्लियर है कि मोहम्मद शाह को सुल्तान बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? तो वह सरवर उल मुल्क का था, सबसे बड़ा योगदान। तो इस बात को भी थोड़ी सी याद रखिएगा। अब बात आता है कि जब सरवर उल मुल्क के कारण ही मोहम्मद शाह दिल्ली को गद्दी को संभालते हैं, तो यहाँ पर वास्तविक रूप से आपको याद रखना है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो नाम का राजा केवल मोहम्मद शाह था, काम का राजा नहीं, याद रखना है। नाम का राजा अगर हम ठेठ भाषा में कहें तो कठपुतली राजा के रूप में था। मोहम्मद शाह किस टाइप का राजा के रूप में था? कठपुतली राजा। लेकिन सत्ता का जो सारा नियंत्रण का जिम्मा था, सत्ता का जो संपूर्ण नियंत्रण का जिम्मा था, वह ऑलरेडी किसके हाथों में था? सरवर उल मुल्क के हाथों में था। इस बात को याद रखिएगा कि सत्ता का वास्तविक नियंत्रण, यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सत्ता का वास्तविक नियंत्रण किसके हाथों में था? तो सत्ता का वास्तविक नियंत्रण जो था वह सरवर उल मुल्क के हाथों में था। और यह जो मोहम्मद शाह था वह कैसा शासक बन गया? तो कठपुतली शासक बना। कैसा शासक बना? कठपुतली शासक बना। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए यहां पर तो यह कहानी आपको थोड़ा सा समझते चलना है, क्योंकि मैंने आपसे पीछे हर लेक्चर में बताया है कि आपको इतिहास रटने से प्रश्न हल नहीं होंगे। इतिहास में किसी भी प्रकार से रटने की कोई गुंजाइश नहीं है। इतिहास के प्रश्नों को आप जो है समझ के और एक दूसरे से कोरिलेट करके आसानी से इतिहास के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सरवर उल मुल्क जो है ओरिजिनल सत्ता को देखने वाला था। मोहम्मद शाह भले राजा थे, लेकिन इसके इशारों पर, सरवर उल मुल्क के ही इशारों पर वह चलते थे। बात क्लियर है? अब कहानी थोड़ा सा और रोचक है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। जब मोहम्मद शाह शासन कर रहे थे उसके दौरान सरवर उल मुल्क जो व्यक्ति था, यह अपने शासन के अंतर्गत जो भी सेनाएं और जो भी लोग इसके दरबार में छोटे मोटे पद पर कार्य कर रहे थे, उन सारे लोगों को सरवर उल मुल्क अपने हाथों में कर लिया। अब कहिएगा अपने हाथों में कर लिया का क्या मतलब? माने हाथ में उठा कर इसे नहीं रख लिया। हाथों में कर लिया का मतलब अपने फेवर में कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया। कैसे किया अपने पक्ष में? तो हुआ क्या कि यहां पर एक और बात, थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कहानी में। सारे जो भी व्यक्ति वहां पे कार्य कर रहे थे सरवर मोहम्मद शाह के अंतर्गत, जो भी लोग शासन का कार्य कर रहे थे, कोई सेना था, कोई मनसब देख रहा था, जो भी पोस्ट पर लोग काम कर रहे थे, उन लोगों को क्या किया? सरवर उल मुल्क प्रमोशन किया पोस्ट का। ध्यान समझिएगा, पद में क्या किया? प्रमोशन किया। जो मान लीजिए चपरासी के पोस्ट पर थे, उस व्यक्ति को क्या किया? ऊपर क्लर्क के पोस्ट पर बहाल कर दिया। तो इस तरह से जैसे ही पदोन्नति और लोगों को करते गया, उसमें सारे लोग तब तो खुश हो जाएंगे। बात को ध्यान समझिएगा। जब सरवर उल मुल्क जो है हर व्यक्ति के पोस्ट को क्या करेगा? प्रमोट करेगा, छोटे मोटे लोगों को बड़े पोस्टों पर बिठाना लगा, तो इस स्थिति में सब लोग तो इससे खुशी होंगे कि चलो हम चपरासी थे कल, आज हम क्लर्क हो गए, परसों हम ऑफिसर्स हो गए, तो सब लोग तो खुशी होंगे, इसके पक्ष में हो ही जाएंगे। लेकिन उसमें एक और व्यक्ति था जिसका नाम याद रखिएगा, कमाल उल मुल्क। इस नाम को पूछा जाता है, कमाल उल मुल्क। कहिएगा कमाल उल मुल्क कैसा व्यक्ति था सर? सारे लोग खुश हो गए, सारे लोग को लालच के तहत सरवर उल मुल्क ने अपने हैंड में कर लिया। लेकिन उसी में एक कहिएगा बहुत वफादार, एकदम दिलो जान से अपने राजा के प्रति वफादारी दिखाने वाला एक ही मात्र व्यक्ति था, उसका नाम था कमाल उल मुल्क। और यह कमाल उल मुल्क जो है सरवर उल मुल्क का भयंकर विरोध किया। अर्थात आप कह सकते हैं कि इसका पतन, सरवर उल मुल्क का पतन कराने में कमाल उल मुल्क का सबसे बड़ा योगदान है। अर्थात इसका कहानी खत्म कराने में, स्पष्ट कहिए कि सरवर उल मुल्क को मरवाने में सबसे बड़ा हाथ तक इसका कमाल उल मुल्क का। कमाल उल मुल्क जो है इस बात को देखा हुआ था, क्योंकि वह सैयद वंश के यहाँ वो भी एक कार्य के रूप में एक पद के रूप में कार्य कर रहा था। तो वह यह बात स्पष्ट रूप से जानता था कि मुबारक शाह की हत्या कराने में सबसे बड़ा हाथ सरवर उल मुल्क का है। और जो भी लोग उसके यहाँ कार्य कर रहे थे वो लोग पद और पैसा के लालच में जो है सरवर उल मुल्क के हाथों बिक गए।
लेकिन हम तो भैया राजा के नमक खाते हैं, राजा के हम वफादार हैं, हम अपना नमक का कर्ज चुका के रहेंगे। और इन्होंने ठान लिया कि सरवर उल मुल्क को हर हाल में उसका सजा दिला के रहेंगे। इसी बात से होता क्या है कि यह मोहम्मद शाह से, कमाल उल मुल्क जो है मोहम्मद शाह से इस बात को वहां पे उजागर करता है कि हुजूर, आपके जो पिताजी हैं, अर्थात उनके दत्तक पुत्र था, यह तो कह सकते हैं चाचा या पिता, बात बराबर है, अंकल कहिए या फादर कहिए। तो आपके पिता मुबारक शाह का मर्डर कराने में, अर्थात उनकी हत्या कराने में सबसे बड़ा हाथ सरवर उल मुल्क का है। क्या आप इस बात को जानते हैं? इस बात को जैसे मोहम्मद शाह सुना, उसका होश उड़ गया। इस बात को जैसे मोहम्मद शाह सुना, उसका क्या हुआ? होश उड़ गया। क्योंकि भाई होश उड़ने वाली बात ही है, जिसका नमक हम खा रहे हैं, जिसके टुकड़ों पर हम पल रहे हैं, उसी का जो है हम हत्या करवा दे। सरवर उल मुल्क भी एक जो है सेना के रूप में, वजीर के रूप में कार्य कर रहा था, और कमाल उल मुल्क भी उसके यहाँ कार्य कर रहे थे। दोनों व्यक्ति तो कार्य ही कर रहा था, तो नमक तो खा ही रहा है। तो इसने जो है अपने सुल्तान को, राजा को मरवा दिया, और यह जो है इसके चक्कर में नहीं है, अर्थात इससे बिका नहीं। यहाँ पर अपोजिशन हो रही है, विरोध स्पष्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब मोहम्मद शाह इस बात को जाने, तो उन्होंने क्या किया कि सरवर उल मुल्क को एक षड्यंत्र के तहत, जैसे सरवर उल मुल्क ने मुबारक शाह को षड्यंत्र के तहत मुबारकाबाद में सिद्धपाल से मरवाया था, वैसे ही कमाल उल मुल्क और मोहम्मद शाह दोनों व्यक्ति मिलकर, बात को समझिएगा, कमाल उल मुल्क और मोहम्मद शाह यह दोनों व्यक्ति मिलकर सरवर उल मुल्क को मारने का साजिश किए। तो मारा कैसे जाए, इस बात को ध्यान समझिएगा, कैसा साजिश किया गया। कमाल उल मुल्क ने कहा कि देखिए हुजूर, अपने इस बादशाह से, मोहम्मद शाह से, अपने राजा से, कि आप एक दरबार में मीटिंग बुलाइए, आयोजन कीजिए, सारे मंत्री और जो भी सेना है और जो भी लोग छोटे मोटे पद पे कार्य कर रहे हैं, उन सारा का एक जो है सामूहिक मीटिंग बुलाइए, दरबार में एक भव्य आयोजन कीजिए मीटिंग का। मोहम्मद शाह का हाँ, अच्छा रहा है, इसी तरह से हम लोग सरवर उल मुल्क को मार सकते हैं। मोहम्मद शाह कमाल उल मुल्क की बातों को माना और दरबार में यह घोषणा किया कि कल इतना बजे फलना समय में एक मीटिंग रखा गया है, आप तमाम सेनापति, तमाम प्रधानमंत्री, तमाम सूबेदार, जो भी लोग हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं, उनको हर हालत में उस मीटिंग में शरीक होना है, भाग लेना है। हम लोग मीटिंग में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले, इस बात के लिए मीटिंग रखा गया था। जैसे ही सरवर उल मुल्क को पता चला कि भाई राजा साहब अर्थात मोहम्मद साहब तो मीटिंग रखा है और मीटिंग में सबको जाना नेसेसरी है, हर लोग को उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो यह मन में सोचा सरवर उल, देखिए लालच बुरी बलाया, जो आदमी चोर होता है, जो आदमी चोर होगा वो हमेशा चोरी के बारे में सोचेगा, जो आदमी कत्ल करने वाला होगा, मर्डरर होगा, वो हमेशा मर्डर के बारे में सोचेगा। जिसका मन जिस चीज में बस जाता है, बात को ऐसे समझिए, जिस व्यक्ति का मन जिस चीज में लग जाता है वह हमेशा उसी चीज के बारे में सोचता है। मेरा रुचि पढ़ाने में है तो हम दिनों में सुनते हैं, अरे यार ये तो पढ़ाए नहीं। मेरा रुचि जो है लड़कों को जो है मोटिवेट करने में है, तो हम रात को कहीं बिछौना पे सोते हैं, ओफो यार मेरा ये छात्र जो है ना वो हमसे कैसे मोटिवेट होगा, उसको थोड़ा सा ऐसे मोटिवेट करें। तो हम अपना जिस फील्ड में है उसी फील्ड के बारे में सोचते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो है वह मंदिर में पुजारी है तो वह मंदिर में पुजारी के पूजा के बारे में सोचेगा कि आज घंटी बजाएंगे, आज कुछ नया करेंगे, आज भगवान जी को कैसे खुश करेंगे। ये सारे बातों पे जो व्यक्ति जिस फील्ड में है उसी में वह अपना दिमाग लगाएगा। तो यहाँ सरवर उल मुल्क का मन ये तो बेईमान था, कपटी था, क्योंकि अपना सुल्तान का ही हत्या कर दिया। तो इसको लगा कि राजा साहब मीटिंग इसलिए बुलाए हैं कि कुछ जो है आज कुछ हम लोग को उपहार मिलेगा, चलेंगे हम लोग, भव्य दरबार लगेगा तो उसमें हम लोग को कुछ गिफ्ट देंगे, राजा साहब बहुत हम लोग से प्रसन्न है, लगता है कि हमको कुछ गिफ्ट मिलेगा। इस बात को अपने मन में सोच रहा था, लेकिन इसको तो यह पता नहीं था कि आज हमारा कहानी खत्म कर देंगे। बहुत एकदम सज सवर के एकदम टोपी ओपी सूट उट एकदम बूट जूट झाड़ ओढ़ के एकदम पहुंचता है सरवर मुल्क, और जो इसके साथ जो सिद्धपाल जो था एक कपटी छलिया इसको कहिए, एकदम एक नंबर का जो है आवारा, ये अभी चल गया। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, दोनों मुबारक शाह को मारने में मारा था इसने था, लेकिन सबसे ज्यादा हाथ इसी का था। तो दोनों दरबार में जाते हैं, दरबार का आयोजन होता है, बैठ जाता है। उसी बीच कमाल उल मुल्क, यहाँ मतलब पहले से प्लानिंग फिक्स था कि जैसे सरवर उल मुल्क और सारे लोग जैसे बैठ जाएंगे, सारा मामला माहौल जैसे शांत हो जाएगा, सब लोग बैठ गए हैं, तो तुम क्या करना कि आना पीछे से और सरवर उल मुल्क का कहानी क्या करना, तमाम करना।
जैसे अब बैठ उठ जाते हैं, सारे लोग बैठ जाते हैं अपने सीट पर। कमाल उल मुल्क अपने 5-7 को, मतलब इसका भी तो वो टीम होगा, वफादार लोग का इसका टीम था, 5-7 लोगों को इकट्ठा करता है, छोटे मोटे जो भी इसके अंडर में जो लोग थे उनको लाता है, और उसी भव्य दरबार में, लगा हुआ दरबार में सरवर उल मुल्क का हत्या कर देता है, और वहां पे इनका चैप्टर सरवर उल मुल्क का क्या होता है, क्लोज हो जाता है। अब बात को थोड़ा सा और आगे समझिएगा। मोहम्मद शाह ने एक प्रश्न यहां से पूछा हुआ है, इसीलिए आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं। मोहम्मद शाह राजा तो बने थे, किसके बदौलत बने थे, तो सरवर उल मुल्क के बदौलत बने थे। तो मोहम्मद शाह जब राजा बन गए थे तो सरवर उल मुल्क को एक उपाधि दिए थे, पूछा जाता है, याद रखने की जरूरत है, खान ए जहां की उपाधि, खान ए जहां, खान ए जहां की जो है उपाधि दिया गया था। किसको दिया गया था, पूछा जाता है प्रश्न, सरवर उल मुल्क को दिया जाता है। कौन दिए थे, तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह ने सरवर उल मुल्क को खान ए जहां की उपाधि दिया था। अब बात आती है कि मोहम्मद शाह, यहाँ तो इनका चैप्टर क्लोज हो गया, सरवर उल मुल्क और सिद्धपाल का भी कहानी वहां पर खत्म कर दिया गया। अब बात आती है कि मोहम्मद शाह जैसे वहां पे दिल्ली में अब शासन कर रहे थे, तो अचानक क्या होता है कि इनके शासन काल के दौरान, बात को ध्यान समझिएगा, मोहम्मद शाह के शासन काल के दौरान सरकी शासक इब्राहिम सरकी जो जौनपुर का था, यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए याद रखिएगा, जौनपुर का सरकी शासक, जौनपुर का सरकी शासक, जौनपुर का कौन शासक, तो सरकी शासक जिसका नाम इब्राहिम सरकी था। जौनपुर का सरकी शासक जिसका नाम क्या था, इब्राहिम सरकी, इब्राहिम सरकी, जौनपुर का सरकी शासक जिसका नाम क्या था, इब्राहिम सरकी, इसने दिल्ली की तरफ आक्रमण कर दिया। स्पष्ट रूप से बात यह देखा कि मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान जौनपुर का सरकी शासक या सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह ने दिल्ली पर क्या किया, धावा बोला। जैसे ही मोहम्मद शाह इब्राहिम शाह को रोकने जाते हैं, फिर पता चलता है कि मालवा के महमूद, मालवा कहां पड़ता है, गुजरात में, मालवा के शासक, मालवा के शासक महमूद ने भी, मालवा के शासक क्या नाम था, महमूद, महमूद ने भी दिल्ली पर धावा बोल दिया। अब मोहम्मद शाह का दिमाग एकदम चकरिया गया कि भाई मेरे, हम तो एगो सरवर उल मुल्क को हटा दिए, मतलब अपना जो है इसका कहानी तमाम करवा दिए। अब हम सोचे थे कि एकदम राजपाट अच्छा से चलाएंगे, एकदम बढ़िया से खुशहाल जीवन जिएंगे, लेकिन यार ये तो दिल्ली पर दो व्यक्ति हमला करने लगा। अब एकदम मोहम्मद शाह कंफ्यूज, अब क्या किया जाए, इन लोगों को कैसे रोका जाए। भाई मेरे, होता क्या है कि मालवा के महमूद भी एक के समय आक्रमण किया, जौनपुर का सरकी शासक इब्राहिम शाह एक के समय आक्रमण किया, दोनों व्यक्ति एक के समय दिल्ली पर आक्रमण करता है, और शासन कौन कर रहे थे, तो मोहम्मद शाह कर रहे थे। इसी बीच कह सकते हैं एक प्रकार से जो है नाव का खेवैया, मतलब इनका नाव खेने वाला, इसी बीच जो है एक व्यक्ति का एंट्री होता है, धमाक से गिरता है, और उस व्यक्ति का नाम था बहलोल लोदी। बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, उस व्यक्ति का नाम था बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। जिस व्यक्ति का एंट्री होता है उस व्यक्ति का नाम क्या था, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी बता दें एक अफगान वंशीय शासक थे, जैसे शेर शाह सूरी भी एक अफगान वंशीय शासक है, वैसे ही बहलोल लोदी भी एक अफगान वंशीय शासक थे। इनका वंश जो है इनका अफगानी बताया था, अफगान से थे यह। बहलोल लोदी का एंट्री इसी बीच होता है, और इनके डर से, बहलोल लोदी के डर से, जब ये सब जाना कि भाई मेरे अफगान वंशीय बहलोल लोदी अब दिल्ली में घुस गया, बहुत ही मतलब एक विशाल वर्चस्व था बहलोल लोदी का। जैसे ही यह सब देखा, जौनपुर का सरकी सुल्तान इब्राहिम सरकी और जैसे ही मालवा के महमूद, ये दोनों जो है दिल्ली छोड़कर क्या हुआ, भाग खड़ा हुआ कि भाई चलो बहलोल लोदी से हम लोग नहीं लड़ेंगे, बहलोल लोदिया बीच में आ गया, अब हम लोग यहाँ पर टिकने वाले नहीं है, दिल्ली छोड़कर भाग गए। इस बात से खुश होकर मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को अपना बेटा जैसे मानने लगे। बात को ध्यान समझिएगा, इस बात से खुश होकर मोहम्मद शाह जो है बहलोल लोदी को अपना पुत्र कह के पुकारने लगे कि एकदम आप बहुत ही नेक हैं, दिल्ली पर आक्रमण हो रहा था, आप नहीं आते तो आए दिल्ली को इब्राहिम शाह और महमूद जो है दोनों लूट कर लेकर चल जाता। आपका सत सत नमन, सत सत प्रणाम आपको बहलोल लोदी जी कि आकर हमारा जो है लाज बचा दिए, इज्जत लुटा रहा था मेरा इज्जत नहीं लुटा रहा था, ऐसे थोड़ा सा मजाक में कर रहे हैं, इज्जत क्या लुटाएगा, ये तो ऑलरेडी बोका टाइप का व्यक्ति था, एक समय से तो दिल्ली का पतन होने लगा, तो इज्जतें न लुटा रहा था, एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पर बहलोल लोदी जो है एकदम
मील का पत्थर सिद्ध हुए। किसके लिए भाई मेरे? तो मोहम्मद शाह के लिए मील का पत्थर साबित हुए, इसको आकर बचा लिए। और इसके बाद जैसे ही इसका मृत्यु होता है, मोहम्मद शाह का जैसे ही मृत्यु होता है, उसके बाद गद्दी पर, यहां पर आप देख रहे हैं 1445 में मोहम्मद शाह का जो है डेथ हो जाता है। तो बहलोल लोदी जो है, यहां पर उसके मन में अभी किसी प्रकार का लालच नहीं था। बात को ध्यान समझिएगा, बहलोल लोदी के मन में ऐसा अभी लालच नहीं था। वह यदि खुल के जो अगर दिल्ली का सत्ता उसी समय अपने हाथ में ले लेता, तो वहां दिल्ली के अमीर लोग जो है इसका विरोध करते, क्योंकि मोहम्मद शाह का भी उत्तराधिकारी था। आपको याद रखना है कि बहलोल लोदी जो है खुलकर अभी वहां सत्ता हाथ में नहीं लेता है, कुछ देर उपरांत जो है सत्ता उसके हाथ में आ जाती है। कैसे आती है उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। मोहम्मद शाह का एक लड़का था, मैं बताया अभी था आपको, आदिल शाह जिसका नाम था, अलाउद्दीन आदिल शाह। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन आदिल शाह, अलाउद्दीन आदिल शाह, अलाउद्दीन आदिल शाह, ये मोहम्मद शाह जी के पुत्र थे। कौन भाई? तो अलाउद्दीन आदिल शाह जी मोहम्मद शाह के पुत्र थे। और ये बोका द ग्रेट था। ये अलाउद्दीन आदिल शाह जो था, ये एकदम बोका द ग्रेट इसको कहिए, बोकवा था, एकदम बोकवा, बैताल, बुर्बक था। कहिए कैसे कह देते हैं, कुछ कौनों के आप कुछ भी बोल देते हैं गुरुजी। अरे बोलेंगे नहीं, जानते हो काहे बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बोकन का हम कहानी को पढ़ लेते हैं कि जिसके बारे में बोलने का ही मन करता है, उसके बारे में कितना बोले हमको खूब आत्मा को शांति मिले, इसीलिए इतना बोलते हैं। अलाउद्दीन आदिल शाह या मोहम्मद शाह के लड़का तो था, लेकिन ये अपने बाबूजी से बोका था। मतलब बाबूजी तो एकदम गैल गुजरल थे, उन्हों से गैल गुजरल जो था वो बेटा जी था। बात क्लियर रखिएगा। इसने जब सत्ता को संभाला दिल्ली को, तो उस समय तो बहलोल लोदी इसके बाबूजी का हेल्प किए थे। तो वहीं पर अगर चाहता तो बहलोल लोदी इसके मार इसका पीट के दूध हाँप और दिल्ली का सत्ता ले लेता, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं। वो इसलिए नहीं किया कि वो सोचा कि हम अलाउद्दीन आदिल शाह को जो है अपने सहायता से दिल्ली का सुल्तान बना देते हैं। और बहलोल लोदी तो अफगान शासक था, बहुत ही टैलेंटेड था, ओकरा तो ये बात पता था कि बोका है, एकरा से शासन कहाँ चलेगा, ये ऑटोमेटिक जो है इस सत्ता को छोड़ देगा और हम तो वहां पर सत्ता को क्या करेंगे, हथियाइए लेंगे। लेकिन बोका हम कहने के पीछे एक ही कारण था, इसका जो था एक वजीर था, थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, इसका एक वजीर था। किसका भाई? याद रखिएगा, अलाउद्दीन आदिल शाह का एक वजीर था, जौना का नाम हमीद खां था। अब थोड़ा सा कहानी समझिएगा। अलाउद्दीन आदिल शाह का एक वजीर, वजीर मतलब पीएम, प्रधानमंत्री था, ओकर नाम हमीद खान था। और क्या होता है कि इसका वजीर हमीद खान से अलाउद्दीन आदिल शाह का झगड़ा हो जाता है। भाई मेरे, प्रधानमंत्री जो इसके यहाँ काम कर रहा था, हमीद खान जो इसका प्रधानमंत्री था, वो करा से ही बोकवा झगड़ा कर लिया। और झगड़ा करके क्या किया कि दिल्ली के सत्ता छोड़ के बदायूं भाग गया। इसीलिए ना इसको बोका कहे हैं, दिल्ली का सत्ता छोड़ के कहाँ भाग गया? ही बदायूं भाग गया। कहिएगा बहुत सही में खत्मे था। जब वजीर से झगड़ा हो गया तो रे बोका कहेगा वजीर को हटा दो अपने यहाँ से, तुम बदायूं का है भाग जाएगा एकदम। तो अब पूछिएगा सर बदायूं काहे भाग गया? देखिए बदायूं इसका गर्लफ्रेंड नहीं रहती थी, गर्लफ्रेंड के लिए नहीं भागा था, बदायूं का ही पहले सूबेदार रहा था। बात याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि बदायूं का यह क्या रहा था, तो बदायूं का यह पहले सूबेदार रह चुका था ऑलरेडी, यहाँ पर सूबेदारी किया था बदायूं में। इसीलिए वजीर से जब झगड़ा हुआ हमीद खान से, तो सत्ता छोड़ के दिल्ली के बाद तू हटाओ हम नहीं रहेंगे यहाँ, और बदायूं चला गया। लेकिन इसमें भी एक इंटरेस्ट वाली बात है, पूछिएगा क्या सर? तो इंटरेस्ट यही है कि जब यह बदायूं भाग गया झगड़ा करके अपने वजीर से, तो यह अपना जो है दिल्ली का सत्ता संभालने का जो जिम्मा था वो अपने साला सबको दे दिया। माने अपना पत्नी के भाई लोग के, साला केकरा बोला जाता है, सार लोग के, वो अपने साला सबको सौंप दिया। और दोनों साला का नाम भी याद रखिए, 2 सालन को दे दिया था। एक का नाम था सहना ए शहर, सहना ए शहर, एक साला का नाम था सहना ए शहर, और एक का नाम था अमीर कोह थे। दोनों नाम आपको याद रखना है, अमीर कोह थे, कोही थे, सहना ए शहर और अमीर कोही थे। इन दोनों को जो है दिल्ली का सुल्तान बना दिया अपने साला सबको। और जानते हैं क्या हुआ? अचानक से मान लीजिए हम एक मतलब सर्वव्यापी बात करें, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं करें, अचानक से किसी व्यक्ति के पास आज 10 रुपया है, कल 20 रुपया आया, परसों 40 रुपया आया। होता क्या है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, माने जिसके पास कम संपत्ति है वो अपना बहबाही जो है, नार्सिसिज्म उसको कहते हैं, बहबाही,
खूब करता है, हम यहाँ है, फलना है, ठेकना है, हमारे पास खूब है। लेकिन इसी तरह का कहानी यहाँ भी हो गया। ऑटोमेटिक ये सब जो है अपने जीजा जी का पतल चाट रहा था और अचानक ये सबको दिल्ली का गद्य मिल गया। ये सब एकदम पूरा जोश में टाइट था कि यार दिल्ली का सत्ता मिल गया। तो यहाँ तो दिमाग ये सब का एकदम फ्यूज हो गया कि चलो हम लोग सुल्तान बन गए दिल्ली का। इस बात को ये सब रोक नहीं पाया और अपने में भिड़ंत कर लिया। बात का ध्यान समझिएगा, अपने में भिड़ंत कर लिया कि हम सुल्तान बनेंगे, हम सुल्तान बनेंगे। दोनों भाई अपने में लड़ गया। अब होता क्या है कि अपने में लड़ने के चलते अमीर कोहिथे जो यह व्यक्ति था, यह शाहना ए शहर की हत्या कर डालता है। अमीर कोहिथे जो था वह शाहना ए शहर का क्या कर दिया, हत्या कर दिया। और इस बात से नाराज होकर दिल्ली के तुर्क जनता जो थी वह अमीर कोहिथे का हत्या कर दी। इस प्रकार दोनों का कहानी खत्म। ना तू सुल्तान रहोगे नहीं सुल्तान, दोनों जन अपने आप में लड़ के खत्म हो गए। एक दिल्ली की जनता मार दी और अपने बड़े भाई शाहना ए शहर को अमीर कोहिथे मार दिया। इस तरह से दोनों का चैप्टर क्लोज। और इसी बात का फायदा उठाकर अब देखे कि चलो दो गो का यहाँ चैप्टर क्लोज। ये जो है बोका आदमी अलाउद्दीन अली शाह भाग गया बदायूं दिल्ली, गद्दी छोड़ के दिल्ली का। और बचे कौन बाबू, अभी तो हमीद खान जी बचल थे। क्या किया बहलोल लोदी, हमीद खान को एक के तलवार में कहानी क्या किया, खत्म। और यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि सारे लोगों को रास्ता से क्या कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया। और अब बहलोल लोदी जो है वह दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में लेंगे और लोदी वंश का क्या करेंगे, नींव डालेंगे। तो कल से भाई मेरे हम लोग लोदी वंश को पूरे विस्तार में एकदम कहानी कथा जैसा खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, खूब समझने का कोशिश करेंगे। तब के लिए आप सभी से एक चलते चलते और बात कहें कि भाई मेरे, बंधु मेरे, छात्र मेरे, सब लोग मेरे जितने भी हमको देख रहे हैं, यदि पढ़ाई पसंद में आ रही है तो मेरे प्रिय भाई लोग, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप अपना जो है सुझाव हमें कमेंट माध्यम से भेजिए। मैं उसको देखूंगा और उस पर अपना जो है कार्य करूंगा। आपको क्या चीज़ की और रिक्वायरमेंट है, इसमें किसी प्रकार का अगर चेंजिंग आप चाहते हैं तो उसको भी लिख कर भेजिए, मैं उस पर सतत प्रयास करूंगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा, प्रणाम, जय भारत माता, जय वंदे मातरम। चलते हैं, फिर मिलते हैं कल एक छोटे से ब्रेक के बाद। एकदम खिलखिलाते रहिए, गुलगुलाते रहिए, मस्त रहिए और जीवन को एकदम चकाचक जिए। इसी के लिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।